नमस्ते। आज हम मलखम कट्टा में वापस जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट सेशन में बताया था कि हम लोग कोचिंग ये विषय लेके आपके सामने आ रहे हैं। पिछला सत्र हम लोगों ने रोप मलखम के ऊपर हम लोगों ने अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट किया था। आज हम लोग जो सत्र लेके आ रहे हैं वो है हैंगिंग मलखम, टांगता मलखम। और इसके लिए हम लोग दो अनुभवी प्रशिक्षक, अनुभवी कोचेस को हम आज मलखम कट्टा के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने आमंत्रित किया है। तो हमारे आज के पहले जो गेस्ट है, पहले अतिथि है, मेरे बहुत अच्छे मित्र है और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहीं से मुंबई उपनगर के तांत्रिक समिति के 4 साल से वो प्रेसिडेंट हुए, उमेश साळवी सर। जो उमेश साळवी सर बहुत ही अच्छे से उनका मलखाम फील्ड में अनुभव है। उनको कोई भी मलखाम के लिए बुलाया तो भी चलता था, लेकिन हम लोग ने हमारे अलग अलग मित्रों को इस प्लेटफॉर्म में बुलाया है। तो आज उनको हम लोग ने टांगता मलखाम, हैंगिंग मलखाम की जिम्मेदारी दी है। उमेश साळवी सर ये खुद नेशनल रेफरी है, नेशनल जज है मलखाम के। 2003 से वो मलखाम में राष्ट्रीय नेशनल लेवल में जज करके काम कर रहे हैं। उनके पास बहुत ही अच्छा अनुभव है। 18 साल से वो मलखाम खेल से एज ए कोच करके वो अपना योगदान दे रहे हैं। उसके साथ उन्होंने 6 से 7 नेशनल खिलाड़ी आज तक बनाया है। और सबको पता है कि एक अगर नेशनल खिलाड़ी बनने के साथ उसके साथ ही 4 से 5 स्टेट लेवल के चैंपियन अपने साथ बनते ही है। तो ऑब्वियसली उन्होंने अगर 6-7 नेशनल खिलाड़ी बनाया है तो उनके पास 20 से 25 स्टेट लेवल के खिलाड़ी भी उनके क्लब में है और उनका अच्छा अनुभव है। और सबको पता है कि ये साल का जो इंटरनेशनल में जो कंपटीशन हुआ था मुंबई में, उसमें जो पुरुष गट में जो विजेता खिलाड़ी था दीपक शिंदे, वो इन्हीं का स्टूडेंट है। ये मुझे बोलने में बहुत ही गर्व फील हो रहा है कि आज वर्ल्ड चैंपियन के कोच हमारे साथ जुड़े हैं। उसके साथ ही दीपक का बड़ा भाई गणेश शिंदे, वो भी अपना अच्छा दोस्त है। उसको ये साल महाराष्ट्र शासन का शिव छत्रपति पुरस्कार जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्पोर्ट्समैन को देते हैं, वो उनको गणेश को मिला है। ऐसे अच्छे अनुभवी उमेश सर हमारे साथ जुड़े हैं। तो उमेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मलखाम फील्ड में। आप 2 शब्द बोलिए प्लीज। थैंक यू गणेश सर, आप सभी का मैं हार्दिक शुक्रिया मान रहा हूँ क्योंकि आज ये मंच पर मुझे बुलाया है। सो थैंक यू। अभी हमारे साथ दूसरे जो गेस्ट है या दूसरे हमारे अतिथि है, ऑब्वियसली उनके पास तो अनुभव है ही। और उन्होंने उनके साथ साथ मैंने बहुत टाइम जजिंग में भी बैठा हूँ, तो उनके साथ मैं जब भी बैठा था तो मुझे उनका जो मलखाम फील्ड का जो अभ्यास है उसके बारे में मुझे जानकारी बहुत अच्छी तरह से मिला है। तो वो हमारे जो हमारे अगले अतिथि, हमारे अगले गेस्ट है, वो है भूपेंद्र मालपुरे सर। वो धुले से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र में है। उनके पास 31 ईयर्स का बड़ा अनुभव है। 23 साल से वो मलखाम क्षेत्र में कोचिंग कर रहे हैं। वो खुद 1999 नेशनल जज करके काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव है उनका जजिंग में, और बहुत ही बारीकाई से वो बहुत ही डिटेल में वो जजिंग करते हैं। उनका अनुभव बहुत बड़ा है। उनके पास 9 से 10 नेशनल खिलाड़ी है। ऑब्वियसली उसके साथ स्टेट लेवल के भी खिलाड़ी 30-35 खिलाड़ी उनके पास है। उन्होंने मलखाम सिर्फ धुले में नहीं तो उसके साथ महाराष्ट्र के अलग अलग स्टेट में जाके भी उन्होंने मलखाम सिखाया है। और इंडिया के बाहर से भी, दुबई, अमेरिका से भी उनके पास खिलाड़ी आते हैं, उनको उन्होंने सिखाया है। उनके बारे में हम लोग बाद में अनुभव लेंगे ही। तो भूपेंद्र सर, आपका मलखाम कट्टा के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अभी दोनों गेस्ट के बारे में परिचय तो हो गया। मैंने तो बताया कि आज हमारे जो गेस्ट है उनके पास अनुभव बहुत है। वो दोनों भी आज बोल रहे थे कि नहीं, आज हम लोग को मत बुलाओ, हमारे ऊपर के और बहुत वरिष्ठ है उनको बुलाइए। अनुभवी मलखाम खेल में बहुत ही अच्छे अनुभवी कोचेस है, उनको भी हम लोग बुलाने वाले हैं। लेकिन जो अभी के फिलहाल में जो उनके पास जो भागदौड़ में बहुत एक्टिवली है, उनको हम लोग ज्यादा से ज्यादा बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला यूट्यूब चैनल पे हम लोग आज लाइव मलखाम कट्टा के माध्यम से आज हम लोग सिर्फ हैंगिंग मलखाम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो भूपेंद्र सर, मेरा आज आपको पहला सवाल है कि मैं ये सभी कोचेस को पूछता हूँ कि व्यायाम ज्ञान कोश खंड 3 जो बहुत ही अच्छा संग्रह है, 100 साल पुराना है, उसमें बहुत सारे हैंगिंग मलखाम के बारे में अलग अलग
वेरिएशंस बताया है, उसके बारे में आपका कुछ अभ्यास या उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे, या फिर वो उसका कंपटीशन से डायरेक्ट कुछ ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी उस मलखाम को हम लोग को करना चाहिए क्या, खिलाड़ी को उसका क्या फायदा है, इसके बारे में आप कुछ बताइए भूपेंद्र सर। भूपेंद्र सर, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को और उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि म्यूट अनम्यूट तो ऑनलाइन सेशन में का एक पार्टी है। थैंक यू सर। व्यायाम ज्ञान कोश खंड क्रमांक 3 में अलग अलग मलखाम के जो टाइप्स है वो बताए हुए हैं। उसमें एक चक्री मलखाम है, उसकी हाइट जो है जमीन के ऊपर वो 6 से 7 फीट होती है। वहां पे उसके ऊपर एक लोखंड आयरन का जो है वो एक आयरन टंगा हुआ होता है। उसकी जो सरकमफरेंस है वो 18 फीट का होता है। उसको छोटे छोटे जो मलखम है अपने मकदूल जैसे, उसकी 1.5 से 2 हाइट होती है, 1.5 से 2 फुट। तो वो वहां पे टंगे हुए होते हैं, करीब करीब वो 12 मलखम होते हैं छोटे छोटे। तो उसके ऊपर हमको करतब करना पड़ता है। उसके ऊपर हम बैलेंस देख सकते हैं, एक मलखम के ऊपर से 2 मलखम दूसरे मलखम के ऊपर जाना, ऐसे 12 मलखम होते हैं उसके ऊपर। तो जमीन के ऊपर जो होता है वो 6 से 7 फुट उसकी हाइट होती है, और उसका सरकमफरेंस जो होता है वो जो चक्री होती है वो 18 फीट की होती है। वो आयरन की होती है, लोखंड की होती है। तो अपना जो बैलेंस है, बॉडी का बैलेंस, वो संभलने के लिए उसका अच्छा उपयोग हो मलखम में हो सकता है। मैं जब एक दिन बस में से ट्रैवल कर रहा था, तो नासिक से मैं जहाँ धुलिया सफर कर रहा था तब आ रहा था, तब मैंने एक यात्रा थी, तो उसमें देखा था वो मलखाम, चक्री मलखाम मैंने देखा। वहां पे बहुत भीड़ थी, यात्रा चालू थी, उसकी वजह से वो तो वहां पे मेरी बस रुक गई। तो वहां पे मैंने देखा कि अरे ये तो अपना चक्री मलखाम दिख रहा है यहाँ पे। तो एक ट्रक के ऊपर उन्होंने वो चक्री मलखाम लगाया था। वहां पे सब उन्होंने वो सरकमफरेंस वो पूरा वहां पे देखा था, और 12 मलखम वहां पे टंगे हुए थे। वो जो सब खिलाड़ी थे करने वाले, वो हमारे जो कोठुरे गांव है, हमारे बालमबट दादा का जहाँ से जन्म हुआ है, उनका जो गांव है कोठुरे, वहां पे वो नजदीक है पिंपल गांव करके। वहीं से वो एक यात्रा वहां पे होती हुई दिख रही थी मुझे। तो वहां पे एक जेजुरी खंडेराव जो होता है उसकी यात्रा वहां पे चल रही थी। तो वहां पे मैंने एक लाइव मेरे सामने ये 10-12-15 मिनट वहां पे मेरी बस रुकी थी, तब मैंने चक्री मलखम देखा था। लेकिन हमारे मलखम में अनेक बहुत से टाइप होते हैं, बहुत से प्रकार होते हैं। उसमें जो ये चक्री मलखम है वो बैलेंस के लिए हमारे मलखम, हम जो खिलाड़ी है वो उसके लिए यूज कर सकते हैं, और डेमोस्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। स्पर्धात्मक जो खेल है हमारा उसके लिए यूज नहीं होगा इसका, क्योंकि वो बहुत नजदीक है। उसकी जो उसका जो लेंथ है वो दोनों एक मलखम के 2 मलखम में जो लंबाई होती है, विड्थ, वो सिर्फ 1 से 1.5 फीट पे होता है। तो हमारे वो नजदीक नजदीक होते हैं, उसके लिए वो कंपटीशन में हमको काम में नहीं आएगा। लेकिन बैलेंसिंग मैंने जो देखा वहां पे, तो हम बैलेंसिंग के लिए मलखम के जो खिलाड़ी होते हैं उनको बैलेंसिंग करने के लिए, क्योंकि वो 1.5 से 2 फुट ही होता है, तो सही बात है, बैलेंसिंग आपने जो करने के लिए जानकारी उसका दी बहुत है अच्छा यूज है। उसमें तो पता चलता है कि बहुत छोटा होता है तो हल्का भी होगा वजन में। तो मेरा ऐसा आपको क्वेश्चन है कि अगर हम लोग उसको सिर्फ एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, आपने बोला उससे बैलेंस होता है, तो अगर खिलाड़ियों की क्षमता बढ़ाने के लिए अगर हम लोग उसका यूज करें, कि वो अपना फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि डेमोस्ट्रेशन, ये डेमोस्ट्रेशन के लिए तो हम लोग यूज कर सकते हैं डेमो में, लेकिन अगर हम लोग उसको ऑफ सीजन के टाइम में अगर हम लोग मलखाम का उस परिचय करें, तो हमारे जो हमारी जूनी संस्कृति है, जो हमारा जो पारंपरिक मलखाम है, ओल्ड मलखाम है, वो लोगों में के पास पहुंचे और उसका जतन हो। और आपने जिस तरह से बताया कि बस से जाते जाते भी आपने उस चक्री मलखाम को देखा, ये हमारे महाराष्ट्र की विशेषता है कि आज हर एक गांव में, हर एक यहाँ पे मलखाम अलग अलग तरीके से खेला जाता है, प्रदर्शन के लिए किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सर, आपका इसके बात करने से पता चला आपका अभ्यास इसमें बहुत है। मुझे लगता है एक सिर्फ व्यायाम ज्ञान कोश खंड 3 के बारे में आप और आप जैसे तज्ञ लोगों को लेके कुछ हमारे मलखाम कट्टा के प्लेटफॉर्म में मलखाम परिवार को थोड़ा सा इसका भी अभ्यास और जानकारी हम लोग देंगे आगे जाके। हम लोग आज हैंगिंग मलखाम के बारे में सेशन कर रहे हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने शुरुआत की, क्योंकि ये 100 साल पहले से अलग अलग हैंगिंग मलखाम की शुरुआत हुई और उसमें थोड़ा सा इन्वेंट होकर आज जिस तरह से हैंगिंग मलखाम हम लोग देख रहे हैं वो कंपटीशन लेवल का मलखाम है।
तो उमेश सर, आपको अगला सवाल मेरा ऐसा है कि एक नेशनल खिलाड़ी बनाने के लिए या स्टेट खिलाड़ी बनाने के लिए हैंगिंग मलखाम का उसने दिन में कितने घंटे सराव या कितने घंटा सराव करना जरूरी है, उमेश सर? थैंक यू। हैंगिंग मलखम स्टार्ट करने के लिए हम लोग तो अंडर 18 से या अंडर अबव 18 का जो एज ग्रुप है उनके लिए खेलते हैं। बट अगर आप ऐसे देखे जाए तो 14 वर्ष की आयु से ही मलखम अगर हैंगिंग का स्टार्ट करे, जो तो लटक का वो मलखम है क्वेश्चन अपना, तक मैं आऊंगा सर। उमेश सर, मेरा क्वेश्चन बहुत आसान है कि कितना घंटा सराव करना चाहिए, हाउ मेनी आवर्स वर्कआउट होना चाहिए? कम से कम 4 घंटा, 3 से 4 घंटा इसका चार सराव घंटे करना आप जरूरी बोल रहे है। कि एक अच्छा खिलाड़ी स्टेट नेशनल लेवल का चैंपियन बनाने के लिए 4 आवर्स प्रैक्टिस की जरूरत है। भूपेंद्र सर, आपकी इसके बारे में क्या राय है कि 4 घंटा प्रैक्टिस ज्यादा है या कम है? आपको एक बार वापस अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। भूपेंद्र सर, आपको प्लीज मैं वापस एक बार बोलूंगा कि आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक म्यूट अनम्यूट का सिलसिला हम लोगों को करना पड़ेगा ताकि हमारा सेशन अच्छा हो। यस सर। हमारा जो डेली सराव होता है, वहां से हम 2.5 से 3 घंटा हम हैंगिंग मलखम का सराव जो है वो डेली कर सकते हैं। हमारा सराव जो है पोल मलखम पे, रोप मलखम पे, वो हमारा 3.5 से 4 घंटा डेली चलता है। लेकिन हम हैंगिंग मलखम को अगर 2.5 से 3 घंटा दे सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। हमारा जो आउटपुट है उससे वो और भी ज्यादा अच्छा निकल सकता है, बेहतरीन निकल सकता है। सही बात है। तो दोनों आज के मान्यवरों के बातों से ऐसा पता चलता है 2.5 से 3 घंटा से लेके 4 घंटा। आज उमेश सर के पास आज वर्ल्ड चैंपियन है, तो 4 घंटा क्या, 4 घंटा भी उनके पास शायद कम हो जाएंगी। पूरा दिन भर प्रैक्टिस ले सकते हैं, लेकिन उतना प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन आजकल के बच्चों को उतना समय नहीं है। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि आज इतने घंटे अगर आप मलखाम के प्रैक्टिस के लिए खुद का निकाले तो ऑब्वियसली जितना सराव प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन थोड़ा सा मेरा मेरा खुद का अनुभव ऐसा है या मेरा खुद का मानना ऐसा है कि हैंगिंग मलखाम के लिए जो वक्त दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, वो थोड़ा कम दिया जाता है। तो उस वक्त के बारे में अगर हम लोग बात करें कि हैंगिंग मलखाम ये अंडर 18 और अबव 18 बच्चों को कंपटीशन लेवल में है, तो हैंगिंग मलखाम के साथ उनको ऑब्वियसली 2 मलखाम और भी है, पोल मलखाम भी है और रोप मलखाम भी है। तो पोल मलखाम और रोप मलखाम में ज्यादा रुचि होती है या उसके में ज्यादा वो बच्चे लोग प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। तो हैंगिंग मलखाम का प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए या उसके आवर्स बढ़ाने के लिए अगर 4 घंटा है तो उसमें 1.5 घंटा हैंगिंग मलखाम दे, या फिर 3 घंटे में 1 घंटा से लेके सवा घंटा हैंगिंग मलखाम के लिए दे। इसके लिए कैसे योजना करनी चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, ये क्वेश्चन भी मैं भूपेंद्र सर आपको ही पूछना चाहूंगा कि प्रैक्टिस में हैंगिंग मलखाम का प्रैक्टिस में आवर्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गणेश सर, मैं आपके कहने से सहमत हूँ, 100% एग्रीड हूँ कि हम हैंगिंग मलखम के जो सराव है उसके लिए बहुत ही कम वक्त देते हैं। क्योंकि हम पोल मलखम की और रोप मलखम के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन करते हैं। लेकिन हम हैंगिंग मलखम के ऊपर भी उतना अगर कंसंट्रेशन करेंगे, उतना ही हम उसका भी सराव करेंगे, उतनी हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए वो बेहतर होगा। हमारे प्रैक्टिस के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे जो खिलाड़ी है रोज का जो उनका सेशन चलता है उसके लिए वो बहुत ही बेहतरीन होगा। हमको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, हम रोप मलखम की प्रैक्टिस कब करेंगे, हैंगिंग की कब करेंगे, पोल की कब करेंगे। अगर हमारे पास 4 घंटे है प्रैक्टिस करने के लिए तो हम 1.5 घंटे हैंगिंग मलखम को दे सकते हैं। हमारा वर्कआउट होने वाला है, हमारी एक्सरसाइज होने वाली है, हमारा स्ट्रेचिंग होने वाला है, हमारी सूर्य नमस्कार योगासन होने वाले हैं। तो हम हमारे शेड्यूल में ऐसा रख सकते हैं कि हम हफ्ते में 2 दिन हैंगिंग मलखम करेंगे, 2 दिन रोप मलखम करेंगे, या 3 दिन पोल मलखम करेंगे। लेकिन इसका अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तभी हमको उसका आउटपुट मिलना तय है। सही बात है सर, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। उमेश सर, मैं आपको इसी क्वेश्चन को आपको भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है कि बाकी 2 मलखाम मतलब रोप मलखाम और पोल मलखाम और हैंगिंग मलखाम की अगर हम लोग तुलना करें, एक्चुअली ये गलत है, लेकिन हैंगिंग मलखाम में थोड़े एलिमेंट्स कम है बाकी 2 मलखाम के तुलना से। और हमारे रूल्स में भी दिया है कि ज्यादा से ज्यादा 14 एलिमेंट्स हैंगिंग मलखाम में किया तो उसको उसके मार्क्स मिलते हैं,
बाकी तो मलखाम में किसी मलखाम पोल मलखाम में 16 है तो रोप मलखाम में 18 है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कमतरता है, तो कमी के वजह से प्रैक्टिस कभी कभी जल्दी खत्म भी हो जाती है कि हो गया मेरा, जो भी एलिमेंट्स थे मेरा हो गए। तो उसको किस तरह से हम लोग नियोजन करें प्रैक्टिस में? उमेश सर, प्रैक्टिस किस तरह से और बढ़ाने के लिए समय कैसे बढ़ाए? आप प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए अपना जो बेसिक चालू होता है वही हम लोग अगर कंटिन्यू करते हैं तो कम से कम उसमें ही पौना घंटा या 1 घंटा निकल जाता है। बट उसके बाद अगर जैसे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स करना है, एलिमेंट्स करते हैं बच्चे लोग, बट एक दिन में या एक मंथ या कभी कभी एक ईयर में भी वो एलिमेंट परफेक्ट नहीं होता है। सो उसके लिए उसका प्रैक्टिस ज़रूर है, बट उसके लिए उनके जो कोचेस है या जो टेक्नोलॉजी है उनका जितना आप यूज़ करेंगे, अब जितना कोचेस से मीन्स अगर खिलाड़ी रहते हैं तो उनसे बात करके, कोचेस से बात करके अपना ये एलिमेंट बिठाना है तो इसको कैसे करें, तो उसी में हम लोग का जितना वक्त जा सकता है उतना हम लोग देना चाहिए। अगर एलिमेंट कम है तो थोड़ा सा किया, इतना प्रॉपर है, ये है वो है, ऐसे करके अगर छोड़ दिया तो वो जितना प्रैक्टिस रहता है वो कम से कम होता है। बट एक ही एलिमेंट है, उसको कितने ग्रेस में करना है, कैसे करना है, कौन से एंगल में करना है, अगर आपको बैलेंस करना है तो बॉडी का बैलेंस कैसे होना चाहिए, ये अगर सब आप देखते जाओ तो इतना टाइम अब तक को बहुत कम है। सो मुझे तो ऐसे लग रहा है फिलहाल तो। सही बात है सर। मेरा इसमें थोड़ा सा एक सुझाव है, अगर आप दोनों को सही लग रहा है तो समझो कि हम लोगों ने अगर 3 घंटे प्रैक्टिस का हम लोग ने नियोजन किया है, तो उस तीन घंटे में हम लोग ने समझो कि हर एक एपरेटर्स को हम लोग ने 1 1 आवर, एक घंटा देने के बारे में सोचा। तो जनरली ऐसे होता है कि सब लोग ना पोल, रोप और हैंगिंग करते हैं और लास्ट में हैंगिंग रखते हैं और उसको समय कम मिलता है। तो अगर हम लोग शुरुआती हैंगिंग से करें तो हैंगिंग में हम लोगों ने समझो कि एक 45 मिनट्स हम लोग ने हैंगिंग स्टार्ट किया, फिर हम लोगों ने रोप किया, फिर पोल किया और लास्ट में वापस हम लोग ने आधा पौना घंटा हैंगिंग के लिए रखा या हाफ एन आवर हैंगिंग रखा, तो ऑटोमेटिकली उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। बीच में थोड़े दो साधन आने की वजह से थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा इंटरटेनमेंट और थोड़ा सा अलग हो जाएगा। और इनडायरेक्टली हमारा जो मेन उद्देश्य है या मेन हमारा जो फोकस है कि हैंगिंग मलखाम का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए समय बढ़ाना चाहिए, तो वो शायद उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो उमेश सर, इस मेरे राय से आप सहमत हो या इसमें कुछ आपको कुछ सजेशन देना है? उमेश सर। ओके। कभी भी बच्चे आते हैं तो वो क्या करते हैं, सिर्फ पोल या रोप का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम लोग कोचेस ही वो लोग को बताते हैं। अभी फिलहाल आपको टांगता या लटकता हुआ मलखम की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी अंडर 18 में या ओपन एज ग्रुप में खेलोगे तभी आपका यूज़ होता है। बट अगर ऐसे न करते, अंडर 14 में ही 14 वर्ष के आयु से ही अगर थोड़ा बहुत थोड़ा 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 करके अगर टांगता मलखम का उनको प्रैक्टिस देंगे तो उनका जो मनोबल रहता है वो भी बढ़ जाता है और प्रैक्टिस करने की जो क्षमता वो भी बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से अंडर 14 में जब तक से हम लोग मलखम चालू करते हैं तो उनको पोल मलखम, रोप मलखम भी और टांगता मलखम भी, ये तीनों का अगर हम लोग सराव चालू करें तो आगे इजीली उनको उसमें रुचि बढ़ती है और वो इजीली कर सकते हैं मेरे ख्याल से। सही बात है उमेश सर। भूपेंद्र सर, इसी क्वेश्चन को लेके मैं आपको अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि कौन से आयु में, कौन से एज में, जैसे उमेश सर ने बोला कि 14 ईयर्स में चालू करना चाहिए, आपके राय में कौन से आयु में या कौन से एज में हैंगिंग मलखाम बच्चों को सिखाना चाहिए? कौन सी उम्र सही होगी जिससे बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा? भूपेंद्र सर। मेरे ख्याल से 13 से 14 उम्र जो होती है तब से हम हैंगिंग मलखम की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मलखम, हैंगिंग मलखम में अपना जो बॉडी का बैलेंस है वो हमें खुद संभलना पड़ता है। मलखम भी करना है और बॉडी का बैलेंस भी हमको संभालना है। मैं आपका जो पिछला पिछला सवाल था उसके ऊपर मैं पूरी तरह से एग्री हूँ कि हम अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से हम हैंगिंग का जो है उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे इंडिया में हम देखेंगे तो एक वर्ड होता है कि हंगामी प्रैक्टिस। हम जब कंपटीशन जब नजदीक आती है तो हम हैंगिंग मलखम की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। ये सभी तरफ देखा जाए तो ऐसा ही है। मैंने जो ऑब्जर्व किया अभी तक, तो सिर्फ मेरे गांव में ही नहीं या आपके गांव में नहीं, तो हम जब मेरी जो अभी कंपटीशन आ रही है स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की, तभी मैं हैंगिंग शुरू करूंगा। जब देखा जाएगा वो रोप मलखम की प्रैक्टिस डेली करता है, पोल मलखम की प्रैक्टिस डेली करता है, लेकिन हैंगिंग पे वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं करता है।
इसीलिए खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हैंगिंग मलखम को आती है, क्योंकि पूरा तुम्हारा बॉडी का बैलेंस जो है हैंगिंग के ऊपर आपको संभालना पड़ता है। अगर वो थोड़ा सा जल्दी 12 या 13 उसकी आयु हो, उसका एज ग्रुप हो, तो तभी वो अपना प्रैक्टिस अगर उसके ऊपर चालू कर दे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। माने उसका आउटपुट जो है, और डेली उसको उसका सराव करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मेरा कंपटीशन नजदीक आ रहा है, अभी वो मैं 1 महीना बाकी है, अगर वो डेट आ रही है, अरे लेटर आ गया अभी स्टेट लेवल का, अभी मैं हैंगिंग की प्रैक्टिस शुरू करूंगा, तो ये गलत बात होगी। जो सभी उनके कोचेस है, वो हर एक कोचेस ने देखना चाहिए कि अरे नहीं नहीं, ये पूरा साल भर अगर मलखाम करते हैं, हमारा वर्कआउट होता है, तो इसके ऊपर भी वर्कआउट होना चाहिए। हमने क्या क्या उसके लिए करना चाहिए, एक एक एलिमेंट के ऊपर हम कैसे उसके ऊपर पॉलिश करें। अगर अब भी उमेश सर ने बताया कि एक ऐसा एक आधा एलिमेंट होता है कि वो हमें 1 साल भी होता है तो भी उसका एग्जीक्यूशन नहीं मिलता है हमको, तो उसके ऊपर हमको साल भर भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसा अगर डेली या पौन घंटा 1 घंटा हर एक को हम कॉम्बिनेशन में लाएंगे, अगर पोल में है, रोप और हैंगिंग, इसका हम जो सिंक्रोनाइज है वो हर एक करेंगे का एक करके अगर हम उसकी प्रैक्टिस अब हम करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, और खिलाड़ी का जो आउटपुट है वो भी बढ़ेगा। सही बात है सर, आपने बहुत ही अच्छा विस्तार में इसका आंसर दिया, बहुत ही अच्छा लगा और दर्शकों को इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। उमेश सर, मेरा अगला सवाल आपको है कि जिस तरह से आज पोल मलखाम में, रोप मलखाम में सिखाया जाता है, बेसिक सिखाया जाता है, तो हैंगिंग मलखाम में जब भी आप शुरुआत करते हैं, जब भी पहली बार लड़का करता है, तो आप उसको कौन सा पहला एलिमेंट सिखाते हैं और क्या सिखाते हैं उसको बेसिक में, उमेश सर? या कौन सा एलिमेंट सिखाना चाहिए? क्योंकि हम लोग आज पूरे भारत की जनता को मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे हम लोग बताना चाहिए कि आज नए नए खिलाड़ी को किस तरह से सिखाना चाहिए। जैसे कि हैंगिंग मलखम पहले स्टार्ट करते हैं, तो चढ़ना तो सब मलखम में ही है, बट बाणे गुरुजी पकड़ जो है वो हम लोग स्टार्टिंग में हैंगिंग मलखम में स्टार्ट करते हैं, जिससे कि उनका बैलेंस हो, उनका ग्रिप हो। सही बात है सर, आपने तो बहुत एक ही बोले ना कि बॉल में सिक्सर जैसा एक बाणी गुरुजी पकड़ बोल दिया और आपने अच्छे से आंसर भी दे दिया। चढ़ना तो सब बच्चे को आता है, बाणी गुरुजी पकड़ आता है, तो उससे क्या होता है थोड़ा सा लेग्स का उसको बैलेंस और मलखाम के बारे में थोड़ा सा उसका परिचय होता है। भूपेंद्र सर, मुझे आपको पूछना है कि जैसे कि पोल मलखाम में हम लोग बेसिक सिखाते टाइम हमारे पास थोड़ा सा बेबी मलखाम वगैरह होता है, छोटा मलखाम जो ऊंचाई से कम होता है, उसके ऊपर हम लोग बैठना सिखाते हैं या ऊपर उसको कुछ और नौकासन या अलग अलग थोड़े एलिमेंट सिखाते हैं, जिससे वो बच्चा अपने उस पर्टिकुलर स्किन से या पर्टिकुलर मसल से थोड़ा सा यूज टू हो जाता है। तो हैंगिंग मलखाम के बारे में थोड़ा देखा है ना, तो मलखाम झूलता है, हिलता है, घूमता है, 360 डिग्री में भी घूमता है, ऐसे भी हिलता है, कभी कभी जहां पे टंगा है वहां से भी हिलता है, या जहां से उसको लटकाया है वहां से हिलता है, तो अलग अलग स्विंग आते हैं। तो ये ग्रिप के बारे में अच्छा यूज टू होने के लिए किस तरह से बच्चों को सिखाना चाहिए? मैं नए बच्चे के बारे में पूछ रहा हूँ जो जस्ट शुरुआत करते हैं। भूपेंद्र सर। सबसे पहले तो हम पोल मलखम पे इसकी शुरुआत करेंगे। पोल मलखम पे हम सब जो हैंगिंग मलखम करने वाले वो सब जो एलिमेंट है वो हम पहले पोल मलखम पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हाथ की जो ग्रिप है, हैंड ग्रिप जो बोलते हैं हम उसको, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। माने हम स्लिप नहीं हो सकते हैंगिंग मलखम के ऊपर से। इसका जो सराब है हमें दिन ब दिन बढ़ाता जाना चाहिए, बढ़ाना पड़ेगा। इसका जो माने हर एक पकड़ को जो है उसके ऊपर हमें कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, हम कहाँ से क्या हो रहा है ये हमको देखना पड़ेगा, और इसके ऊपर से हम ज्यादा से ज्यादा कैसे क्या कोशिश करनी पड़ेगी हर एक एलिमेंट पे, कि हम इसकी ग्रिप कैसे बढ़ाए, ये मुझे एलिमेंट करना है तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे क्या बढ़ेगा, ये सब हमें हर दिन देखना पड़ेगा। कोच को भी इसके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, इसके ऊपर जो पूरा वर्कआउट है वो उनको देखना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से ये सब जो सारा प्रैक्टिस है वो हम कर सकते हैं। सही बात है सर, आपने थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट एडवांस कर दिया। मैं थोड़ा बेसिक स्टूडेंट्स को लेके इसको पूछने की कोशिश कर रहा था। मतलब मेरा मानना है कि समझो कि बच्चा आज पोल मलखाम पे कर रहा है, ऑब्वियसली आज हम लोग डायरेक्ट हैंगिंग मलखाम किसी भी खिलाड़ी को नहीं सिखाते, थोड़ा वो आता है एक हाथ साल होने के बाद या 6 महीने के बाद हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो
उसमें जो उसको जो कंफर्ट फील है, जैसे कि हम लोग ने उसको समझो कि लटकाया और थोड़ा सा झूला दे दिया, झूले जैसा, या घुमाया, जैसे बानी गुरुजी पकड़ उमेश सर ने बताया कि उसके बाद उसको कोच उसको कुछ घुमाया या कुछ हल्का हिलाया, तो उसका जो डर है और वो हिलते समय हमारी जो बाने गुरुजी करते वक्त जो मसल का स्ट्रेंथ हम लोग उसको यूज करते हैं, जिस तरह हम लोग कॉम्प्रेस करके मलखाम को दबा के पकड़ते हैं, हैंगिंग मलखाम में वो झूलते वक्त उसका वो कॉम्प्रेशन बढ़ता है। तो उस वो ग्रिप के बारे में मैं पूछ रहा था। उमेश सर, शायद आपको मेरे सवाल पूछा होगा तो आपकी भी राय इसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि ऊपर टॉप में अगर मलखाम को पकड़ा हाथ से और बच्चे को लटकाया और थोड़ा सा हिलाया, क्या आपके पास और कुछ इसमें और तरकीब है? आपने ये सब किया हुआ है, लेकिन आज खेल के लिए मलखाम के साथ प्यार बढ़ना जरूरी है। मेरे गुरु ने बताया जिन लोगों का प्यार है और जिन लोगों का अट्रैक्शन मलखाम की तरफ ज्यादा है, उनका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर एपरेटस में ज्यादा अच्छा होता है। उमेश सर, जैसे कि हम सिखाते हैं बच्चे को बाणे या कौन सा भी एलिमेंट, तो जैसे वो एलिमेंट कर रहा है तो एलिमेंट किया तब तक मैं कुछ खड़ा रहा, उसके बाद उनके जो कलीग रहते हैं, जैसे बच्चे जो सीनियर बच्चे रहते हैं, वो लोग को बोलना है कि उनके साथ जाके थोड़ा सी करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, आप उनको थोड़ा हिला, जैसे कि उसका डर सर के सामने वो डरेगा नहीं ज़्यादा करके, बट अगर आधा गया या कोई मीन्स सीनियर प्लेयर गया तो बोलेगा कि ज़्यादा मुझे डर लग रहा है, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, बट सर के साथ वो इतना फ्रेंकली बात नहीं कर सकता स्टार्टिंग में। तो अगर ऐसे किया, जैसे बच्चे लोग को बोले सीख के जाओ, थोड़ा मजाक करो, थोड़ा उसको हिलाओ थोड़ा, तो उसका जो डर है वो कम भी होएगा और उसको थोड़ा मीन्स अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा। मैं भी, मुझे तो लगा क्योंकि मैं तो वही करता। सही बात है, सब लोग करते हैं, लेकिन क्या है कि आज यही मैं सबको बताना चाहूंगा, ये सब चीज करो, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट है। कि ऐसे होता है कि यहाँ पे तू सिंपल जब शादी उड़ी पोल मलकाम पे कर रहे तो उधर क्या प्रॉब्लम है, वही तो करना है। नहीं नहीं, वो मलकाम हिलते रहता है। पोल मलकाम पे अगर हम लोग शादी उड़ी लगाते हैं तो वो रिलैक्स रह सकते हैं, बिकॉज वो आराम से बहुत टाइम रुक सकते हैं। लेकिन हैंगिंग मलकाम में वो हिलता रहता है तो उसका ब्रेन कंटिन्यू एक्टिव रहता है बैलेंस के लिए। तो हैंगिंग मलखाम में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, ये मेरा खुद का मानना है कि वहाँ पे बच्चा या खिलाड़ी रेस्ट करे या उसको वहाँ पे कहाँ पे पीस मिले, शांति नहीं मिलती है। लेकिन रोप मलखाम और पोल मलखाम में ये है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है कि वहाँ पे वो रेस्ट ले सकता है। लेकिन हैंगिंग मलखाम कंटिन्यू हिलता रहता है, एक्टिव है, तो उसमें उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही अगर हम लोग उसको एक्टिवली थोड़ा सिखाए ऐसे चीज़ों से, तो शायद उसको आगे जाके बहुत हेल्प होगा। अगला सवाल मैं भूपेंद्र सर आपको पूछना चाहूँगा, ये होता कैसे है? अभी अभी की बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन में अलग अलग हैंगिंग मलखाम साइज में या उसका अलग अलग तरह से लटकाया जाता है, कहाँ पे रोप लगाते हैं, कभी वहाँ पे ऊपर मेटल का साखली लगाते हैं। तो ऐसी चीज में हमारे जो क्लब में जिस तरह से सराह होता है, हमारे क्लब में जो फैसिलिटी है, शायद हमारे क्लब में होने वाला मलखाम हैंगिंग मलखाम शायद स्टैंडर्ड ना हो। तो ये सब जो तफावत आती है उसको कैसे संभालते हैं आप, या खिलाड़ी ने उस तरह उस डिफरेंस को किस तरह से संभालना चाहिए? भूपेंद्र सर। हम अगर देखा जाए, हम अगर स्टेट लेवल की कंपटीशन में जाते हैं तो वहां पे जो हैंगिंग मलखाम होता है कंपटीशन खेलने के लिए हमारे खिलाड़ियों के लिए, तो उसकी साइज जो है अलग होती है। वो हाइट तो उसकी एक ही होती है, लेकिन उसकी जो लेंथ, हाँ, जाड़ी जो होती है, सरकमफेरेंस अलग अलग, नेक का बोले या फिर उसकी जो नीचे का स्तर होता है उसका, या फिर टॉप का, उसका जो सरकमफेरेंस है वो सभी तरफ अलग अलग होता है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा अगर हो जाए कि हम 3 या 4 साइज के अगर मलखाम बनाए, तो उसके अलग अलग वहाँ के उसके ऊपर जो हम अगर उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद रहेगा। तो जो जो उसका सरकमफेरेंस है नेक का, वो अलग मलखाम का होना चाहिए, और दूसरे नेक का, और फिर और टॉप का, फिर नीचे का जो स्तर है हमारा, जो उसका और नीचे का और बीच में जो होता है मलखाम का हमारा, उसका अलग मेजरमेंट होना चाहिए। तो ये सब जो मेजरमेंट है अलग अलग लेके हम 4-5 मलखाम अगर बनाते हैं, और उसके सभी के ऊपर हम अगर उसका सराव जो है वो डेली अगर हम प्रैक्टिस उसके ऊपर करते हैं, तो कहाँ पे भी वो कंपटीशन में जाता है तो वहां पे उसका प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी तरह से दिखा सकता है, उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं आ सकती है। सही बात है सर, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया।
ऑब्वियसली मैंने आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने श्रेयस मस्कर सर के साथ एक बार सेशन किया था। तो उस वक्त टाइम में उन्होंने ही बोला कि हम लोग उनके पास पोल मलखाम में भी अलग अलग टाइप के मलखाम, बहुत छोटा टॉप रहेगा, बोन रहेगा, ये बहुत बड़ा होता है, बहुत हाइट वाला होता है, बहुत छोटा होता है। तो उससे क्या होता है, लड़का या खिलाड़ी अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज के मलखाम के ऊपर अगर सराव करता है तो यस, कंपटीशन में उसको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ये कर सकता है तो मुझे लगता है कि स्टैंडर्डाइज आज एपरेटस आ रहा है। आज बहुत सारे हेल्प आज एमएफआई भी कर रही है, मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया भी अपनी तरफ से बहुत सारे क्लब को हेल्प कर रही है। वो सुन के बहुत मुझे अच्छा लगा। तो अगर स्टैंडर्डाइज एपरेटस आ ही रहे तो अच्छी बात है। लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि अगर हल्का मलखाम बनाया, थोड़ा छोटा मलखाम बनाया और उसके ऊपर अगर कोई एलिमेंट आसानी से कर पाता है तो ऑब्वियसली प्रॉपर मलखाम पे ऊपर वो बहुत ही अच्छी तरह से अपना सेट या अपना परफॉर्मेंस दे सकता है। एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन ऐसे ही आपसे बात करते करते मुझे अभी सूझा है कि अपने रूल्स रेगुलेशन में, एक्चुअली अपने कोचिंग के बारे में नहीं है लेकिन अपने रूल्स रेगुलेशन में एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट दिया है कि मलखाम की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, उसकी कितनी मोटाई होनी चाहिए, ऊपर का कितना साइज है, नीचे का कितना साइज है। आप दोनों को भी पता है इसके बारे में। लेकिन उसके वजन के बारे में यहाँ पे भी मेरे यहाँ पे कुछ मैंने पढ़ा नहीं है कि हैंगिंग मलखाम का वेट कितना होना चाहिए। इसके बारे में कहाँ भी रूल्स में लिखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो आज आना चाहिए, क्योंकि आज उस वजन के ऊपर मेरा अगला सवाल है कि उस वजन के ऊपर बहुत सारे परफॉर्मेंस डिपेंड है। तो शायद मैं उसी क्वेश्चन को पूछूंगा, तभी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आप ये क्वेश्चन आपके माइंड में रखिए कि वजन, मलखाम का वजन सब जगह पे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में अगर एक समान, थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है लेकिन एक समान अगर हो तो खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को कुछ हम लोग को हेल्प दे सकते हैं क्या। तो हमारे माध्यम से हम लोग इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस करें और इसके बारे में भी एक थोड़ा सा रूल्स में उसके बारे में नोन की जाएगी तो अच्छा होगा। भूपेंद्र सर, मैं आपको क्वेश्चन पूछने की कोशिश वही करूंगा कि हम लोग खिलाड़ियों जब स्टेट नेशनल लेवल में खेलना चालू करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट एलिमेंट उनको हम लोग बिठाते हैं, सी पार्ट के एलिमेंट इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूंगा। तो उस वक्त हम लोग उनको हेल्प देते हैं। तो फॉर एग्जांपल बंदर है या बजरंग है या हताता फरारा है, ऐसे जो सी पार्ट बीच में आते हैं जहाँ पे हेल्प की जरूरत है, तो तभी सेट के दौरान या प्रैक्टिस के दौरान हम लोग हेल्प के लिए जाते हैं तो वो लड़का घूमता रहता है, मलखाम घूमता रहता है। उस वक्त एज अ कोच आपको हाथ से मलखाम रुका के हेल्प करना सही है कि लड़के के साथ घूम घूम के जब भी वो करे उसके टाइमिंग के साथ तभी हम लोग को हेल्प करना चाहिए? उचित क्या है ताकि वो उस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम लोग को और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक से होगा? भूपेंद्र सर। चारों तरफ हमारी मैट्स जो है, हमारी गद्दियां जो है वो बिखरी हुई होती है। वो नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कोच जो है वहां पे वो घूम सकता है, लेकिन अगर वो घूमेगा तो उसका भी बैलेंस जाएगा। उसको थोड़ा सा तो भी मलखम को रुकाना पड़ेगा वहां पे। और तब हो अगर घोड़ा कैच हो या फिर डबल बंदरी हो, ऐसे जो एलिमेंट है उसको अगर सपोर्ट देना है, उसको सपोर्ट करना है, तो वहां पे वो थोड़ा सा तो भी मलखम को रुका के वो सपोर्ट दे सकता है। लेकिन अगर वो जो तभी भी हिल सकता है, तो अगर वो नीचे जा सकता है तो वो जो मैट्रेसेस है अपनी नीचे लगाई हुई, मलखम के नीचे लगाई हुई, वो एक लेवल में होनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरह से वहां पे उसको सपोर्ट दे सके। ये सिर्फ सराव की जो बात है उसके लिए बता रहा हूँ। मतलब आपका मानना है कि कोच को उसके साथ घूमना चाहिए, मलखाम को नहीं हिलाना, पकड़ना चाहिए? भूपेंद्र सर। हर बार आप घूम नहीं सकते हो वहां पे मलखम के साथ में, तो आप एक आध बार जो है वो आप मलखम वहां पे रुका सकते हो, क्योंकि आपको उसको सपोर्ट देना है। क्योंकि वो आप वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सराव जो है उसका जो वो वहां पे वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो आप वहां पे मलखम रुका सकते हो और उसको आप सपोर्ट दे सकते हो। घोड़ा कैच हो, डबल बंदरी हो, ऐसे जो एलिमेंट्स है मैंने अभी बताए, तो आप उसको मलखम रुका सकते हो और उसको आप सपोर्ट दे सकते हो, कोई बात नहीं। सही बात है। लेकिन अगर कोई कंपटीशन नेशनल लेवल का खिलाड़ी है और वो प्रैक्टिस के दौरान परफॉर्मेंस कर रहा है, पूरा फुल फ्लेज विद टाइम परफॉर्मेंस कर रहा है, उस वक्त हम लोग सेफ्टी के लिए तभी भी पकड़ने के लिए जाते हैं, तभी भी आप पकड़ोगे क्या सर कि तभी भी रुका के आप करोगे? मैं क्यों पूछ रहा हूँ सर, क्वेश्चन पूछने का नजरिया ऐसा है। उसका बॉडी का मूवमेंट जो है उतना तो होता ही रहता है,
वो उसके दिमाग में जो है वो तो उसका सिंक्रोनाइजिंग चलता ही है, क्योंकि उसकी बॉडी मलखाम कितना घूमने वाला है उसका तो उतना वो टेम्पर होता ही है कि मुझे कितना घूमना है, ये क्या कितना कहाँ पे घूम रहा है, कितना घूमने वाला है, ये जो सब उसके दिमाग में हो जा सब चलता रहता है, और उसकी उसी उसके हिसाब से वो वहां पे वो सपोर्ट दे सकता है। इसी को मैं अभी काउंटर क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि जैसे कि सुट्टी उड़ी है, फ्री हैंड डिस्माउंट है, उस वक्त क्या था, बच्चा डिस्माउंट करता है लेकिन मलखम पीछे से आगे आता है और खिलाड़ी की तरफ आता है, तो भी खिलाड़ी हट जाता है या भागता है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए खिलाड़ी ने? और उस वक्त अगर कोच है तो उस कोच ने सेफ्टी के लिए मलखम को पकड़ना चाहिए क्या? क्योंकि क्या होता था कि यही डर अगर बच्चे खिलाड़ी के मन से निकलता है तो हमारे सर बोलते थे 10 बार वो एलिमेंट करने बोलते थे और मलखम को अपनी तरफ आने बोलते थे, सिर्फ आगे की तरफ हेड करके झुकना और पीछे जहां भी लगे, क्योंकि मलखम मैंने इसकी पहले ही बोला जितना प्यार से हम लोग उसको देखे और प्यार से हम लोग अगर करें तो मलखम कभी भी हम लोग को हार्म नहीं देता है। तो आपकी राय क्या है सर, उस वक्त एज अ सेफ्टी के लिए पकड़ना चाहिए कि थोड़ा सा बच्चे को उसका फील देना चाहिए? हम जब मलखम की प्रैक्टिस करते हैं, हैंगिंग मलखम की, तब जब सुट्टी उड़ी जब लेता है कोई भी खिलाड़ी, तब हम देखते हैं कि मलखम थोड़ा आगे आ जाता है, उसके बॉडी को टच करता है, उसको डर होता है उसके मन में कि वो ये मलखम मुझे लगेगा, और थोड़ा कोच के मन में भी डर हो रहता है, तब मलखम जो है वो थोड़ा सा आगे झुक जाता है। ये बहुत ही बराबर बात है, क्योंकि उसको लगना नहीं कि वो खुद की सेफ्टी के लिए तो खुद को देखेगा ही जो है खिलाड़ी। तो अगर वो हाथ से मलखम पीछे रोक दे सकता है तो वैसे हो सकता है, वहां पे कोच को जाने की जरूरत नहीं है। अगर डेली प्रैक्टिस में होता है तो वहां पे अगर उसको बॉडी को ही बहुत जोर से लगने वाला है, उसका स्विंग स्विंग जो है वो बहुत ही जोर से होगा, तब वहां पे कोच डेली प्रैक्टिस में उसका जो हैंगिंग मलखम है वहां पे रोक सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। उमेश सर को थोड़ा दिक्कत आ रही है नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से, तो थोड़ा सा आपके ऊपर भार बढ़ गया है, और वो जैसे आते हैं तो हम लोग साथ में क्वेश्चंस करते रहेंगे। सर अभी इससे पहले मैंने जो मलखाम के वजन के बारे में या वेट के बारे में जो जिक्र किया था, उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहला आपको वही क्वेश्चन का आंसर देना है कि वो आना चाहिए कि नहीं, कि वेट का डेफिनेशन या वेट की पूरी डिटेल्स मलखाम की उसकी नोन होनी चाहिए क्या रूल्स में? आपकी क्या राय है सर वेट के बारे में? अंडर एट हम अगर ऐसा शायद समझ ले, सपोज हम समझ ले कि एक जो अंडर 18 का खिलाड़ी जो खेलता है स्टेट लेवल के कंपटीशन में या फिर नेशनल लेवल के कंपटीशन में, तो उसका वेट जो है, बॉडी वेट जो है वो 50 या 60 केजी होता है, ऐसा हम समझ ले। तो मलखम की जो वेट है, हंगिंग मलखम का वेट वो 20 से 25 किलो के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास अभी 3 मलखम भी है समझ लो, तो उनका सब मलखम का वेट जो है अलग अलग है, लेकिन 20 या 22-25 किलो के ऊपर मलखम का वेट नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि उसके ऊपर मलखम उसका जो खुद का वेट जो है खिलाड़ी का वो खुद 50 या 60 किलो का होता है। अंडर 18 का अगर हम खिलाड़ी देखते हैं तो मलखम का जो वेट है वो 20 या 25 किलो के ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हमारे एमएफआई के रूल में, अगर हमारे एमएएमए के रूल में अगर आता है, अगर आगे हम ऐसे इसके बारे में अगर सोचेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा खिलाड़ियों के लिए। धन्यवाद सर। अभी वो टेक्निकल टीम बहुत एक्सपर्ट है, वो डिसाइड करेगी कि वेट कितना होना चाहिए, क्योंकि आज अलग अलग बोलते हैं ना, वुड भी आज लकड़ा भी अलग अलग कभी कभी यूज होता है, कभी पुराना होता है, कभी नया होता है, तो होना चाहिए इसका। अभी ये क्वेश्चन क्यों पूछा उस पर मैं डायरेक्ट आता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि खिलाड़ी का वजन कभी कभी ज्यादा होता है, कभी कभी खिलाड़ी का वजन कम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हैंगिंग मलखाम में बजरंग के बारे में अगर सोचे, बजरंग पकड़ का जो होल्ड पोजीशन है, अगर खिलाड़ी का वजन ज्यादा है तो मलखाम ज्यादा पीछे की तरफ जाता है और टेढ़ा होता है, मतलब लड़का टेढ़ा होता है और बहुत जमीन की तरफ उसका चेस्ट आता है। और अगर मलखाम वो लड़का अगर हल्का है वजन में, तो वो उसका शोल्डर टॉप्स के भी ऊपर, बोन के भी ऊपर जाता है और उसका बॉडी पोस्चर सीधा दिखता है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, तो इस तरह से हुआ है सर, ऐसा होता है लड़के की वेट के वजह से एलिमेंट में थोड़े से दिक्कतें आती है। भूपेंद्र सर? हाँ गणेश सर, नेचुरली मैंने भी अभी तक जितने भी कंपटीशन देखा है
अगर खिलाड़ी मलखम के खिलाड़ी का हैंगिंग के ऊपर अगर उसका वेट अगर ज्यादा होता है तो नेचुरली उसकी अपर बॉडी जो है वहां पे वो आगे की साइड में झुक जाता है, और मलखम जो हैंगिंग मलखम वो पीछे की तरफ नीचे की साइड में पीछे पीछे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि उसका खिलाड़ी का जो वेट जो है उसका बॉडी वेट जो है वो बहुत ही ज्यादा अगर होता है 60 किलो 55 किलो के ऊपर अगर होता है समझ लो, तो ये नेचुरली ऐसा होने ही वाला है। लेकिन अगर वो डेली अगर प्रैक्टिस करता है तो उसके ऊपर भी वो कमांड ला सकता है कि अगर उसकी पॉलिश अगर वो दिन ब दिन करते जाए तो उसका जो बैलेंस जो है वो जाना वो आगे की तरफ जाना जो है वो कम 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 धीरे धीरे कम होता जाएगा, और उसका जो उसको जो एलिमेंट चाहिए उसके ऊपर वो बराबर कमांड ला सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा आगे। लेकिन उसके लिए डेली सराव करना बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आंसर बहुत ही अच्छे से आपने उसको एक्सप्लेन किया। अपना आज का हैंगिंग मलखम का सत्र बहुत ही अच्छे तरह से जा रहा है, ये मेरा खुद का मानना है। और अभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हर एक कोच को मैं पूछता हूँ कि आप जब भी बच्चों का सेट बिठाते हैं तभी आप कौन से चीजों पे ध्यान देते हैं और कौन से चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि वो खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा हो। उमेश सर, तो मुझे ये सवाल आपको पूछना है कि किस तरह से सेट बिठाते वक्त कौन सी चीजों पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से सेट बिठाना चाहिए। आदर्श सेट बोलते हैं ना, बेस्ट सेट किस तरह से होना चाहिए। उमेश सर। अगर बच्चों का सेट बैठना है तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज रहता है वो हिसाब से महत्वपूर्ण सेट बनते हैं। टेक्निकली अपन जाते हैं, बट अगर टेक्निकली भी है और उनका बॉडी लैंग्वेज भी है, जो हिसाब से उसका बॉडी लैंग्वेज चाहिए, अगर उसका हाइट है तो एलिमेंट में फरार है या होल्ड पार्ट्स ये रख के एजुकेशन में उसको क्लियर करना चाहिए। क्योंकि अगर उसका बॉडी ज़्यादा ही हैवी है तो उनको जैसे हैवी एलिमेंट जो होल्ड वाले एलिमेंट है, अगर अगर उसका कम है, कद थोड़ा कम है, तो उनको एक्चुअली जो ये है जैसे कॉम्बिनेशन का वो सब उसका क्लियर कट टू कट होना चाहिए। जैसे कि अपन इसमें देखा हुआ है, जो अपना प्रोडक्ट पॉइंट है उसका स्टार्टिंग में तो पहले अपने को ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद अपन जो ज्ञान देते हैं वो बच्चों को भी देना है एज अ टेक्निकली। अगर ये एलिमेंट है तो इसका वैल्यू सी है, ये एलिमेंट बी है, बट उसमें जितना आप कॉम्बिनेशन में या एग्जीक्यूशन में क्लियर कट टू कट करेंगे उतने उसको पॉइंट अच्छे मिलेंगे। तो बॉडी लैंग्वेज पे और उसका जितना ताकत उसका जितना मेहनत है, जितना वो स्ट्रेन कर सकता है या उसके जितने स्ट्रेचिंग एलिबिलिटी है, वो हिसाब से उसका जो मलकम का संचय है वो अपन बेटा सकते हैं। सही बात है सर, और इसके लिए अपना कोच का भी थोड़ा सा अभ्यास बढ़ाना चाहिए कि आप जिस तरह से बोले बॉडी लैंग्वेज बहुत ही मायने रखती है कि किस तरह के आज बच्चों की बॉडी टाइप है। इससे पहले भी आज प्रश्न में पूछा था कि किसी किसी खिलाड़ी का वजन ज़्यादा होता है तो बजरंग करते वक्त वो बहुत ही टेढ़ा होता है, तो उसके सेट में वो बजरंग होना चाहिए कि उसको हम लोग दूसरा कोई अल्टरनेटिव एलिमेंट दे सकते हैं। और जैसे कि रूल्स रेगुलेशन में दिए वो सब हम लोग तो करेंगे ही। भूपेंद्र सर, मुझे आपको सेम क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड करना है कि आपके नजरिए से आदर्श सेट या कौन से आप क्या टिप्स दोगे हमारे खिलाड़ियों को। भारत के सब खिलाड़ी आपके मार्गदर्शन के लिए वेट कर रहे हैं। भूपेंद्र सर। हाँ उमेश सर से मैं पूरी तरह से एग्री हूँ, क्योंकि वहां पे हम जो खिलाड़ी हमारा उसका वेट देखना जरूरी है, हमें उसकी हाइट भी देखना जरूरी है, उसकी हाइट कम है मीडियम है या फिर ज्यादा है। अगर उमेश सर ने अभी बताया था उसकी हाइट से हिसाब से हम उसके फरारे के ऊपर से ध्यान दे सकते हैं, अगर कम हो तो कौन से एलिमेंट बिठाने चाहिए। ये जो उनका जो कोच है उन्होंने इसके तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए, और कौन से एलिमेंट वहां पे सूट हो सकते हैं, उनका जो बॉडी जो वेट जो है वो कौन से इस पे वो वेट संभाल सकते हैं हैंगिंग मलखम के ऊपर। क्योंकि हैंगिंग मलखम जो है उसका स्विंग सभी तरफ चलते रहता है। जब भी हम उसके ऊपर सराव करते हैं या फिर हम हमारा सेट जब दिखाते हैं तब तो क्या करना जरूरी है, ये अभी उमेश सर ने सही तरीके से बताया है, मैं उसके लिए पूरी तरह से एग्री हूँ। धन्यवाद सर। ऑब्वियसली आज आप दोनों भी उस आपके पास इतना अनुभव है तो इसके वजह से आपके विचार भी तो आज एक साथ होना ऑब्वियसली बट ऑब्वियसली वो सही है कि आज नजरिया सबका अगर अच्छे से है तो हमारा रिजल्ट भी अच्छे से आता है। अभी
हैंगिंग मलखम में मेरा ऐसा तजुर्बा है या मेरा इस तरह से स्टडी है कि माउंट और जो डिसमाउंट जो दो भाग पार्ट है हैंगिंग मलखम में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है वो, कि किस तरह से हैंगिंग में माउंट होना चाहिए, कौन सा माउंट होना चाहिए, और डिसमाउंट को किस तरह से एग्जीक्यूट करें। क्योंकि अगर हम लोग माउंट में थोड़ी सी भी हमारा टाइमिंग में भूल चूक हो गई और मलखम थोड़ा सा भी हिल गया तो गिरने के चांसेस या डिसमाउंट फॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डिसमाउंट में भी वैसे ही होता है कि अगर मलखम का अगर घूमने का अगर स्पीड ज़्यादा हो या ठीक से डायरेक्शन नहीं मिले, टाइमिंग ठीक से ना हो, तो ये माउंट और डिसमाउंट जो थोड़ा सा मेरे वजह से तरफ से बहुत सेंसिटिव पार्ट है, तो उसको कैसे संभालते हैं उमेश सर, आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कैसे संभालना चाहिए माउंट और डिसमाउंट को, ये विषय को कैसे हैंडल करना चाहिए। माउंट और डिस्काउंट के लिए एक तो अपन जो मलखम का सेट बैठा रहे, वो तो सेट एक बिठा है, एक से अच्छा हम दो सेट बिठाते हैं जिसमें वेरिएशन रहता है। माउंट में अगर माउंट चेंज है तो दोनों का माउंट चेंज होना चाहिए, डिस्काउंट तो दोनों का डिस्काउंट चेंज होना चाहिए। जैसा पोल है, अगर वेट पोल में ज़्यादा वेट है या पोल ज़्यादा हल्का है तो वो हिसाब से अपने को चेंज करने को आना चाहिए सेट। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप उन फ्रंट कैच या कुछ ऐसे ट्राई कर सकते हैं। अगर मलकम का वेट कम है तो कपालड़ी है या कासोबंद है, वैसे एलिमेंट अपन यूज कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट की बात करें तो उसमें इतना ये नहीं होता है, बट उसमें टर्निंग मूवमेंट है, अगर कैसे टर्न होना है, उसके बाद पोल को कैसे हिलाना है, पोल अपने को लगना नहीं चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, वो सब भी अपने को देखना है। मेरे ख्याल से अगर आप सेट बिठाते हो बच्चों का तो कम से कम दो सेट बिठाओ। एक हार्ड जैसे अगर आपका प्रैक्टिस हो रहा है ज़्यादा, आप कंपटीशन खेल रहे, तो एक कंपटीशन के लिए अच्छा वाला सेट जैसे कि फ्रंट कैच है, तो अगर कंपटीशन लो लेवल का या अपने जिला स्तरीय जो है कुछ कंपटीशन है उसमें आप उनको ट्राई करने दो खुद को। ऐसे कि नहीं कि ज़्यादा सीधा स्टेट या नेशनल में जाके वो फ्रंट कैच ही मारे, बट अगर स्टार्टिंग में आपको एक दो कॉम्पिटिशन में उसको खिलाओ, बट उसका अगर कपाड़ी है या दूसरा कौन सा एलिमेंट है तो उसका पहले जैसे सेट स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे का ऐसे रहता है, एक फिटनेस या बॉडी लैंग्वेज कुछ रहता है, हाँ भाई अभी ये मेरा होगा या मैं ये मेरा नहीं होगा, ये भी अपने को पता चलता है एज अ कोच करके। सो उसको अगर मन में डर रहेगा ना तो वो पहले आपको आके बताएगा सर मेरे से आज नहीं हो रहा है या मेरे को कुछ ये आज नहीं करना है। इसलिए आप जितना वेरिएशन सेट में रखोगे उतना अच्छा है। थैंक यू। सही बात है उमेश सर, आप शायद भूल गए हैं कि आपके पास एक छत्रपति पुरस्कार है अभी रिसेंटली और वर्ल्ड चैंपियन भी है, तो आप एक लड़के का दो दो क्या आप चार चार सेट भी बिठा सकते हैं। थोड़े हम लोग को थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन आपका बोलने का नजरिया और आपका जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर है कि अगर मलखाम करते वक्त अगर हम लोग को एक दो माउंट अगर हमारे पास बैकअप में हो तो उसका हम लोग अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। स्पर्धा का गांभीर्य देख के, स्पर्धा का लेवल देख के हम लोग को कितना रिस्क उठाना चाहिए उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं और उसको हम लोग कंपटीशन में अच्छे से यूज कर सकते हैं। भूपेंद्र सर, इसके बारे में आपको आपकी कुछ अलग राय है तो आप बोल सकते हैं सर। भूपेंद्र सर, अभी आपने बात निकाली थी सर थोड़ी देर पहले कि मलखम का जो वेट है ये बहुत ही माने इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। मैं पूरी तरह से इसके ऊपर एग्री हूँ। हमारा जो MFI का टेक्निकल कमिटी है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मलखम का जो वेट है, अगर मलखम का वेट ज्यादा होता है या फिर कम होता है, तो अभी उमेश सर ने अभी बताया कि अगर उसके पास 3 या 4 सेट हो, उन्होंने 2 बताया, मैं तो 3 या 4 बताऊंगा, क्योंकि अगर खिलाड़ी को आगे जाना है तो उसके पास 3 या 4 ट्रांजेक्शन ऐसे होने चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि मेरा बॉडी का जो एंगल जो आने वाला है डिस्माउंट के वक्त, तो मुझे क्या यहाँ पे सूट हो रहा है, मैं यहाँ पे क्या सेट कर सकता हूँ, मेरा कौन सा डिस्माउंट यहाँ पे सेट हो रहा है। तो उसके मलखम का वेट और वो खिलाड़ी का वेट, वो दोनों का जो बैलेंस है उसका सिंक्रोनाइज होने के बाद फिर वो सक्सेसफुली वहां पे उसका डिस्माउंट वहां पे सक्सेस हो सकता है। इसीलिए इसके ऊपर रिसर्च होना बहुत ही जरूरी है। आपने जो यहाँ पे सवाल उठाया वो बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया है, उसके ऊपर रिसर्च होना बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो और आपने तो बहुत बड़ी गोगली डाल दी और उमेश सर तो 2 बोल रहे हैं, आप 3 4 बोल रहे हैं, लेकिन यस आप लोगों का उतना अनुभव है
आप वो उसको अच्छी तरह से कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं, आप भाप लेते हैं कि आज खिलाड़ी में कितनी क्षमता है, उसको हम लोग कौन से एलिमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। पर मुझे लगता है कि कुछ सालों के बाद और एक ही स्टैंडर्ड मलखाम होगा, उसका वेट अच्छी से होगा, तो शायद ये दिक्कत नहीं आएगी। माउंट डिस्माउंट के बारे में भी वो दिक्कत नहीं आएगी, और शायद उसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी भी बढ़ेगी। मैंने इससे पहले भी मेरा बातों में मैंने बताया था कि मलखाम में वैसे भी एलिमेंट्स कम है, उधर से 3-3 4-4 सेट बिठाना तो थोड़ी बहुत अभ्यास की बात है, और उसमें तजुर्बे की भी बहुत जरूरत है। और यस, आप दोनों के पास वो है, तो शायद आपके साथ और ऐसे 1-2 सेशन करूंगा तो शायद हमारे पूरे भारत के कोचेस को, खिलाड़ियों को अच्छे से मार्गदर्शन हम लोग दे पाएंगे। मैं जो रोप मलखाम और पोल मलखाम जो है उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है ना, वहां पे खिलाड़ियों को अच्छे से रेस्ट मिलता है, मतलब वो एक अच्छा सा ब्रीथ लेके अगले एलिमेंट में जा सकता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है। पर हैंगिंग मलखाम में अगर हम लोग सिंपल जंप सादी उड़ी भी करें तो भी मलखाम घूमते रहता है, उसका ब्रेन कंटिन्यू एक्टिव रहता है। तो ऐसे कुछ एलिमेंट के बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं कि ये एलिमेंट थोड़े से अच्छे हैं, रेस्ट मिलता है थोड़ा सा अच्छा, तो वो आप अगर सेट में इंप्लीमेंट करें तो बीच में जैसे कॉम्बिनेशन के बाद वगैरह अगर वो एलिमेंट अगर हम लोग खिलाड़ियों के सेट में इंप्लीमेंट करें, डाले, ऐड करें, तो शायद उसको सेट में अच्छे से बीच में एक हल्का सा ब्रीथ स्पेस बोलते हैं ना हम लोग, उस तरह से ब्रीथ स्पेस भी मिल जाएगा, और उसको थोड़ा सा हल्का सा रेस्ट मिलके उसका परफॉर्मेंस और डिस्माउंट वगैरह सब अच्छा हो जाएगा। तो भूपेंद्र सर, आप इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं, एक आध दो एलिमेंट के बारे में एग्जाम्पल देके? हमारा जो सेट होता है वो 90 सेकेंड का होता है, बराबर है, क्योंकि उसमें सेट में थोड़ा सा तो भी उसमें गैप होना चाहिए उसको सेट होने के लिए। तो उसके लिए हम आकर्ण धनुरासन वहां पे डाल सकते हैं, या फिर बकासन डाल सकते वहां पे, सॉरी, नौकासन डाल सकते हैं, या फिर अपने नटराजासन ए या बी एलिमेंट का होता है वो हम डाल सकते हैं। तो उसको वहां पे थोड़ा सा रेस्ट मिल सकता है खिलाड़ी के लिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा सर। ये बहुत ही जरूरी है खिलाड़ी के लिए कि वहां पे उसको रेस्ट एलिमेंट मिलना चाहिए। ये 3 या 2 ऐसे एलिमेंट होने चाहिए उसके सेट में। अगर 14 एलिमेंट का उसका मिनिमम कम से कम अगर हम देखा जाए उसका सेट होता है, तो वहां पे हम उसको वहां पे वो अकर्ण धनुरासन डाल सकता है, या फिर नौकासन डाल सकता है, या फिर उस वहां पे हम मत्स्यासन डाल सकते हैं, या फिर हम नटराजासन है ए या बी एलिमेंट का, वो वहां पे हम सेट कर सकते हैं। सही बात है सर, बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिए। शायद इसके नाम आपको नहीं पता हो तो आप प्लीज हमारे चैट बॉक्स में पूछिए, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसको कौन से एलिमेंट को और कौन से दूसरे नाम से आप जानते हैं, या उसके हम आपको अगर हम लोग मुझे कांटेक्ट करें, या हम वहां पे मोहन बेड़ी भी कर सकते हैं। वहां पे पश्चिमोत्तानासन है, हम सोई दौरा लेके हम वहां पे भी खिलाड़ी को रेस्ट मिल सकता है। वहां पे वो पश्चिमोत्तानासन भी कर सकता है और मोहन बेड़ी भी कर सकता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है सर। रेस्ट का मतलब शायद खिलाड़ी और कोचेस समझ गए होंगे कि वहां पे कुछ हम लोग को नींद निकालनी नहीं है, एक हल्का सा उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिले और अगले एलिमेंट में जाने को वो अच्छे से जाए। वैसे भी बहुत कम एलिमेंट है, अगर मैं हैंगिंग छोड़ के अगर रोप मलखाम और पोल मलखाम के बारे में पूछूंगा रेस्ट एलिमेंट, तो बहुत बड़ी उसकी लिस्ट बन जाएगी। तो अच्छा है सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। उमेश सर, थोड़ा सा आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब ये मेरा खुद का नजरिया है कि हैंगिंग मलखाम करने से या हैंगिंग मलखाम करने के लिए अपर बॉडी स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत होती है क्या, या अपर बॉडी ज्यादा डेवलप होती है हैंगिंग मलखाम करने से, क्योंकि वो उसमें ज्यादा से ज्यादा हाथों पे लटक के बैलेंस करके और उसको सिंक्रोनाइजली हम लोग को कॉम्बिनेशन और सब करना होता है, क्योंकि लेग्स कंपेयर टू अपर बॉडी लोअर बॉडी थोड़ी कम यूज होती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर ऐसा है तो अपर बॉडी के एक्सरसाइज हम लोग को हमारे डेली रूटीन में अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें और कौन से करें, तो उससे हमारा हैंगिंग मलखाम का परफॉर्मेंस और थोड़ा सा इनहांस मतलब बढ़ेगा। तो उमेश सर, इसमें आप अगर मेरे बातों से सहमत है या नहीं है, तो आपका क्या उसमें डायरेक्शन है, तो प्लीज बताइए। ये तो सही बात है कि हैंगिंग मलखंभ में ज़्यादा करके हाथों का इस्तेमाल होता है, जिससे पैर का ग्रिप कम होता है। बट उसमें भी अगर आप
अगर ये करें, जैसे पुलअप्स है, डिप्स मारना है, हाथ को स्ट्रेच करना है, हाथ का रोटेशन है, ये आप जितने बार करोगे उतने बार आपके लिए अच्छा है। में हाथों का यूज करते हो, अगर पोल पे कर रहे हो तो कौन सा मीन्स क्या लग रहा है पोल पे, अगर आप मीन्स देखो, ये सामने का पोर्शन लग रहा है, बैक का पोर्शन लग रहा है, वो सब देखने आपको है। अगर आपका शोल्डर के यहाँ पर लग रहा है हाथ, तो आपको फिर तकलीफ होता है। तो वो हिसाब से आपका शोल्डर के नीचे जहाँ पर आपका आर्म्स रहता है, वहाँ का पोर्शन अगर आप ज़्यादा करके यूज़ करेंगे तो आपको इजीली वो दसरंग है, तेड़ी है, या कॉम्बिनेशन के एलिमेंट है, वो सब इजीली हो जाते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं, चलो करना है तो हाथ का कौन सा भी पार्ट यूज करके उसको घुमा देते बॉडी को, बट वैसे नहीं करके परफेक्शन एक जो मसल का दोनों आर्म्स और शोल्डर के बीच में जो है गैप, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें थोड़ा बहुत जगह है, तो उसका यूज करेंगे तो आपका हाथ का फिरकी, पैर का फिरकी, तबक पार है, वो आपको सरल और इजी तरह से कर सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश सर। ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हमारे उस परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये सब एक्सरसाइज, कौन से एक्सरसाइज किसको कभी करना चाहिए, इसके लिए मैं अलग से मलखाम कट्टा में एक सेशन लेके आऊंगा जानकार व्यक्ति लोग के साथ कि मलखाम का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए सिर्फ मलखाम नहीं, तो उसको हम लोग को कौन से ऐसे एक्सरसाइज हम लोग हमारे बच्चों को अगर करवाए तो उससे बच्चों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बढ़े। मेरे कुछ तज्ञों ने ऐसे बताया कि ब्रेन में ऐसा एक सेंटर होता है, न्यूक्लियो प्रोप्रियो सेंटर, ये ऐसा एक पार्ट होता है, वहां पे वो सेंटर है, वो हमारा इनबैलेंस को बैलेंस करने का काम वो सेंटर करता है। जो अनबैलेंस हो, जैसे हमारा बैलेंस गया तो उसको इमीडिएटली बैलेंस में किस तरह से लेके आए, तो ये जो सेंटर है वो हैंगिंग मलखाम करने से ज्यादा डेवलप होता है, ऐसा उन्होंने मुझे मेरे थोड़े से ज्ञान में थोड़ा सा उन्होंने भर कर लिया। तो ऐसा अगर होता है तो ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा फायदेशीर है। तो हैंगिंग मलखाम का सिर्फ फिजिकली नहीं तो ब्रेन डेवलपमेंट को भी, बैलेंस के लिए भी बहुत ही उपयुक्त है। ये मैं इस मलखाम कट्टा के माध्यम से बोलना चाहूंगा। अगला सवाल मेरा भूपेंद्र सर आपको है कि मैं वापस तुलना करना चाहूंगा, क्योंकि आज खिलाड़ियों का रोप मलखाम और मलखाम के पोल मलखाम की तरफ आकर्षण ज्यादा है, मजा आता है, करते हैं, और हैंगिंग मलखाम में आज लोग आना चाहिए। और इसके लिए हम लोग ने इससे पहले भी चर्चा की कि वक्त बढ़ाना चाहिए, प्रैक्टिस का वक्त बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो हैंगिंग मलखाम में थोड़ा रिस्क फैक्टर जो है तो बाकी दो मलखाम से थोड़ा सा कम है, ये मेरा मानना है। ऐसे नहीं लगता नहीं है, थोड़ा सा अगर हमारा टाइमिंग बंदर में गलत हो गया तो चीन फट जाता है, मुंह फूट जाता है, तो वहां पे हेल्प के लिए होता है। लेकिन अगर कोई गिरता है तो बहुत बड़े हाइट से नहीं गिरता है, नजदीक से गिरता है, नीचे मैट्स होती है, और मलखाम को घिस के गिरता है तो थोड़ा जो इंजुरी का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा नहीं, हाथ भी टूटता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर इंजुरी पार्ट कम है, अगर वहां पे ज्यादा कुछ रिस्क फैक्टर नहीं है, तो खिलाड़ी ने अकेले में प्रैक्टिस करना जरूरी है। ऐसा तो आप किस तरह से प्रोत्साहन करेंगे कि अगर ये है तो हर वक्त कोच को बाजू में खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक एलिमेंट है जैसे आज कॉम्बिनेशन के एलिमेंट्स है, कैचेस छोड़ के, रिस्पेक्ट छोड़ के, अगर वो ज्यादा से ज्यादा उस पे मलखाम पे रहे, रुके और ज्यादा से ज्यादा सराव करे तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो आप किस तरह से प्रोत्साहन करेंगे, ये सही है मैं जो बोल रहा हूँ? अगर आपको बात सही लग रही है तो आपकी भी राय मैं जानना चाहूंगा, भूपेंद्र सर। हाँ, अभी अभी आपने बताया कि मलखम की जो हाइट जो है वो जमीन के ऊपर पौने 3 या 3 फुट होती है हैंगिंग मलखम की, और पूरा जो हमारा मलखम होता है वो 6 फीट का होता है। तो या फिर रिस्क फैक्टर कम है ऐसा आपने बताया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे अगर हम एक्रोबैटिक एलिमेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर हम कसाचे प्रकार उसके बोलते हैं, हम एक्रोबैटिक एलिमेंट्स अगर ज्यादा से ज्यादा बढ़े हैंगिंग मलखम के ऊपर, उमेश सर ने भी अभी बताया कि हमारी हैंड पावर अच्छी होनी चाहिए, शोल्डर पावर अच्छी होनी चाहिए, रिस्ट पावर अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ भी मैं बोलूंगा कि अपनी कोर पावर भी अच्छी होनी चाहिए, स्टमक पावर जो है हमारी, क्योंकि हैंगिंग मलखम में हमारा जो अपर बॉडी है वो ज्यादा काम करता है। इससे मैं भी एग्री हूँ पूरी तरह से, ये बराबर है, क्योंकि उसके ऊपर ऐसा रिसर्च भी हुआ होगा ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अपर बॉडी हैंगिंग मलखम से आपने तो अभी बताया कि एक लिक्विड जो है हमारे दिमाग में जो है, हमारे मेंदु में, वो काम करता है इसके ऊपर, ये भी बराबर बात है। लेकिन जो हमारे खिलाड़ी है वो ज्यादा से ज्यादा हैंगिंग मलखम के ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर उनको ये सब बढ़ाना है
तो इसके लिए उनको ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा उनको एक्रोबैटिक एलिमेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि नकीकस है, या फिर हमारा हाथ पैर की फिरकी है, अंदर की फिरकी बाहर की फिरकी, या फिर सुई दौरा है। ये सब जो एलिमेंट्स है, ये सब इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप अगर आप बढ़ाए तो आपकी एंड्योरेंस पावर भी और हैंड पावर सब बढ़ेगा, और आपका परफॉर्मेंस भी हैंगिंग मलखम पे अच्छा होगा। और हम अगर इसके ऊपर वेल या फिर दसरंग या फिर नागमोड़ी वेल, टेढ़ी, ऐसे एलिमेंट्स भी अगर हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए तो उसका भी हमें बहुत से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। सही बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बातों बातों में बोल गए कि कोर स्ट्रेन, जिसको बोलते हैं एब्स की स्ट्रेन, 200 गुना हैंगिंग मलखा में जिसकी एब स्ट्रेन ज्यादा है, तो वो अच्छे से उसको बैलेंस, कंट्रोल, स्ट्रेन, जैसे कि शोल्डर प्लैंक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लैंक है, वहाँ पे वो अच्छे से वो अपना अपना एग्जीक्यूशन करवा सकता है। क्योंकि शोल्डर प्लैंक अगर बोलते हैं ना ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट रहना है, तो हैंगिंग मलखम तो पीछे जाने के बाद ग्रेविटी फोर्स और वो बैलेंस वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो कोर स्ट्रेन, यस, बहुत बड़ा है। कोर स्ट्रेन के बारे में अगर बात करना चालू करूंगा, आपको जो फरारे यहाँ पे दिखाने हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिमेंट जो आपको यहाँ पे शो करने हैं हैंगिंग मलखम के ऊपर, तो इसके आपको कोर पावर जो है वो तो आपको दिखानी है। कोर पावर के ऊपर आपको कंसंट्रेशन करना ही पड़ेगा। हैंड पावर तो है ये तो हमारे अपर बॉडी का आपने अभी जो बताया, ये तो उसमें आता ही है 100%, इसीलिए हमको कोर पावर पे भी ध्यान देना ही पड़ेगा। सही बात है सर। मैं आप ही को इसी विषय को लेकर एक उदाहरण देना चाहूंगा कि नॉर्मल जो नागमोड़ी वेल बोलते हैं, इसको हम लोग वेल बोलते हैं, जो पोल मलखाम पे स्टूडेंट लोग बहुत फटाफट घूमते हैं, उसी को अगर हम लोग हैंगिंग मलखाम पे करने के लिए बोलेंगे तो उनका स्पीड 10 गुना कम हो जाता है। क्योंकि वहां पे बैलेंस होता है, और जिसके पास कोर स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है वो आसानी से उसको कंट्रोल में लेके आके घूमता है, नहीं तो पैर नीचे की तरफ गिर जाता है या उसको नागमोड़ी वेल बहुत डिफिकल्ट जाता है। लेकिन वही लड़का पोल मलखाम पे वही परफॉर्मेंस, वही एलिमेंट अच्छे से परफॉर्म करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, अभी आपने बराबर बताया गणेश सर कि ये जो है पोल मलखम के ऊपर ये बहुत ही इजी गोइंग, ये जो एलिमेंट है नागमोड़ी वेल, ये अपन बता दे वो बहुत ही इजी गोइंग कर लेगा। लेकिन हैंगिंग पे वो आपने 10% बताया, मैं तो 20% बताऊंगा कि उसको थोड़ा सा वो कठिनाई हो जाएगी कि वो उसके ऊपर जो करना है उसको वेल जो है। सही तो बात है आपका सर। बराबर है। अभी शायद उमेश सर 50% भी बोल सकते हैं, वो परसेंटेज ऊपर नीचे है, लेकिन विषय सबको समझ में आया कि यस, कि आज वो उससे फर्क पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली जो उसी विषय को मैं बार बार दोहराऊंगा कि अगर प्रैक्टिस टाइम बच्चे लोग बढ़ाए तो वही लड़का हैंगिंग मलखम पे ऊपर भी पोल मलखम के स्पीड से ही आगे जाके वो वही वेल कर सकता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो उसको करना ही है, उसका अगर एलिमेंट उसको डेवलप करना है तो जितना वो डेवलप कर सकता है। अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात भी हुई कि अगर एक एलिमेंट बता हमें हमको सेट करने में 1 साल के ऊपर भी लग जाता है, हम इस साल उसको बैठा नहीं सकते, तो अगर हम उसको नेक्स्ट ईयर हम शो करते हैं हमारे सेट में, तो 1 साल के ऊपर भी उसको लग जाता है। तो हमारा जो सेट है, जो हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। सही बात है सर। अभी हमारे आज के हैंगिंग मलखाम के सत्र के मेरा जो स्टडी के जो क्वेश्चंस है वो समाप्त हो चुके हैं। अभी हम लोग अंत के यहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों भी मान्यवरों को, गेस्ट को मेरी विनंती है, इसके अलावा आपको कुछ अपना कुछ अनुभव शेयर करना है हैंगिंग मलखाम विषय लेके, तो मैं दोनों को भी 1-2 मिनट देना चाहूंगा कि आप प्लीज अपना अनुभव, उमेश सर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ आप हमारे प्रेक्षकों को, दर्शकों को, मलखाम खिलाड़ियों को और कुछ थोड़ी सी जानकारी या मोटिवेशन कुछ लास्ट में कुछ आपकी तरफ से, उमेश सर। थैंक यू सर। जो हैंगिंग मलखाम है, मेरे ख्याल से अगर उसका वेट, जो इशू है वेट हाइट, उसको जैसे लटकाते हैं वो अगर सेम हो जाए तो बच्चे लोग को इतना दिक्कत नहीं आने वाला है जितना अभी कंपटीशन में आ रहा है। क्योंकि फ्रेम का हाइट भी ज्यादा रहता है, उसका मेजरमेंट बराबर नहीं है, वो कभी रोप से लटकाया हुआ रहता है, कभी लोखंड का साकले से लटकाया हुआ रहता है, उसका वेट कम है, कभी कभी बहुत हेवी रहता है, कभी बहुत हल्का होता है। तो वो बहुत मीन्स बच्चों को सेट में उसमें बहुत तकलीफ होता है। अगर ये सब उसका मेजरमेंट या उसका जो हाइट का लेवल का है वो अगर सेम हो जाए
तो बहुत सारे बच्चों को ये सब इजी सेट होने वाले हैं। धन्यवाद उमेश सर। मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी बातों बातों में आ गया। ये डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में मैं थोड़ा सा एक विषय आज इस कट्टा मलखाम कट्टा में लेना चाहूंगा। हैंगिंग मलखाम के बहुत कम डेमोन्स्ट्रेशन मैंने देखे हैं और बहुत कम किए जाते हैं। पोल मलखाम लेके जाते हैं, रोप मलखाम कहाँ पे भी टांग के अगर कर सकते तो हैंगिंग मलखाम भी डेमोन्स्ट्रेशन में अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। हमारे MFI के कोड में अगर 3 मलखाम कंपटीशन लेवल में अगर हम लोग 3 साधन का उपयोग कर रहे तो तीनों साधन की जानकारी पूरे देश को होनी चाहिए। तो इसी मलखाम कट्टा के माध्यम से मैं सबको विनंती करूंगा कि आप जहां जहां पे जाओगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वहां पे हैंगिंग मलखाम का भी डेमोन्स्ट्रेशन आप कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हैंगिंग मलखाम के बारे में भी पता चले। यही मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है। और हैंगिंग मलखाम में भी पिरामिड्स किए जाते हैं लेकिन कम किए जाते हैं। और रोप मलखाम और मलखाम में जैसे बोलते हैं ना कि अगर नीचे कोई लड़का मलखाम पकड़ के खड़ा हो गया तो हैंगिंग मलखाम की मजा निकल जाती है। तो भूपेंद्र सर, आप इस डेमोन्स्ट्रेशन और हैंगिंग मलखाम के बारे में आपका भी राय अगर रखे आपके अनुभव से, क्योंकि आपने बहुत जगह पे घूमे हो, आपका बहुत अनुभव है, तो आप मेरे बातों से सहमत हो सर? क्या आपका विचार क्या है? हमारे यहाँ पे हम तीनों मलखाम का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, पोल मलखाम, हैंगिंग मलखाम और रोप मलखाम। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा मलखाम कट्टा के ऊपर कि सभी प्लेयर्स अगर हम उनको अगर पोल मलखाम और रोप मलखाम बहुत इजी लगता है, अगर हम एक सरीका हम तीनों मलखाम की तरफ देखें और तीनों को एक ही न्याय दें, पोल मलखाम, हैंगिंग मलखाम और रोप मलखाम ये तीनों भी सरीके हैं और तीनों की प्रैक्टिस जो है हम सरीकी करेंगे, तीनों को कॉम्बिनेशन में लाएंगे, तीनों की प्रैक्टिस सरीकी करेंगे, तीनों को न्याय देंगे, तो हैंगिंग मलखाम का भी जितना हम पोल मलखाम और रोप मलखाम हमको अच्छा लगता है उतना ही आपको हैंगिंग मलखाम भी अच्छा लगने लगेगा, आप उसके ऊपर भी प्यार करने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं दोनों भी आज के गेस्ट अपने अतिथि मेरे अच्छे मित्र हैं। मलखाम फील्ड में हम लोग बहुत सारा और काम करेंगे साथ में। आपको बार बार आना पड़ेगा सर मलखाम कट्टा में। लेकिन यहाँ पे हमारा हैंगिंग मलखाम का चर्चा सत्र आज का और अच्छे से चर्चा सत्र हुआ। कहाँ पे डिबेट हम लोग करते नहीं, कहाँ पे झगड़ा नहीं। शायद एक दूसरे के शायद विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को विचार हमारे मलखाम खिलाड़ियों को मार्गदर्शन के लिए हम लोग ने रखा है। यूट्यूब चैनल पे हम लोग आज श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला यूट्यूब चैनल पे हम लोग लाइव आए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट होगा। शायद इसमें कुछ हमारे से गलती हो गई या हमारे से कुछ मिसिंग पॉइंट हो गया या आपके कुछ यहाँ पे सजेशन है तो यस, हमारे मेल एड्रेस पे आप हम लोग को आपके सजेशन भेजिए या आप हम लोग को डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप हम लोग को भी मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आज मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए हम लोग को कौन से और टॉपिक को लेके आ सकते हैं, किसको लेके आ सकते हैं, इसका भी आप मार्गदर्शन करें। पिछला सेशन आप लोगों ने मलखाम रोप मलखाम के बारे में आपने देखा, आज का सेशन आप हैंगिंग मलखाम के बारे में आज देख रहे हैं। नेक्स्ट संडे हम लोग पोल मलखाम के बारे में भी हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, तो इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारा यूट्यूब चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर चैनल हो। इसका आने वाले सब मान्यवरों के विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। ये हिंदी में करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि पूरे भारत देश को हम लोग को एक साथ मलखाम में आगे लेके जाना है। और जिस तरह से भूपेंद्र सर ने बोला कि प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो आदमी ज्यादा परफेक्ट हो जाता है, हिंदी में कहावत और इंग्लिश में कहावत उन्हें बताया, वैसे ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल पे ऐसे मान्यवरों का अनुभव अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे तो हमारे नॉलेज में ज्यादा भर होती है, उसमें उसका हम लोग बेनिफिट मलखाम के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग करेंगे। मलखाम कट्टा का हमारा जो उद्देश्य है कि मलखाम का विकास और आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन, ये शायद हम लोग ये सब हमारे मान्यवर है, हमारे जो मित्र है मलखाम परिवार में बहुत साल काम करने वाले लोग हैं, इनके हमारे मदद के साथ हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद ये हो भी रहा है। तो मैं सब दोनों को भी धन्यवाद करता हूँ। भूपेंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम लेके आए हैं। भूपेंद्र सर, पार्लेश्वर व्यायाम शाला इन्होंने जो ये मलखाम कट्टा जो ये व्यासपीठ जो पूरे इंडिया को अवेलेबल कर दिया है मलखाम प्रेमियों के लिए, इसलिए मैं पार्लेश्वर व्यायामशाला को
हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम होते रहे और मलखम बढ़ता रहे। धन्यवाद। थैंक यू भूपेंद्र सर। उमेश सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिस तरह से मलखम में आज मेहनत कर रहे हैं मलखम बढ़ाने के लिए, आप नए नए एलिमेंट आज लेके आ रहे हैं खिलाड़ियों के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे अच्छे मित्र हैं। आगे जाके हम लोग वापिस अलग अलग सत्र करेंगे। उमेश सर, आप लास्ट में जाते जाते सब प्रेक्षकों को कुछ। जितना मेहनत करोगे उतना सबसे बढ़िया है। अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। 1 या 2 घंटा सिर्फ आप फिटनेस कर सकते हो, कंपटीशन का प्रैक्टिस नहीं। और मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला और पराग जी, गणेश सर है, महेश सर है, महेश अटाड़े सर, उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि ये अच्छे समय पे मुझे यहाँ पर आपने बुलाया और मेरा जो भी कुछ है वो आपने सुन लिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद उमेश सर। मैं दोनों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके आगे भी हम लोग मलखाम कट्टा की टीम आपको बुलाए तो आप बेझिझक आप हमारे चैनल पे आओगे। 1 घंटे में आपके इतने साल का अनुभव आपका सबके सामने रखना बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा हैंगिंग मलखाम के विषय को लेके हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इस चैनल के द्वारा हम लोगों ने दी है। अभी हम लोग यहाँ के हमारा सत्र खत्म करते हैं और सभी प्रेक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना अमूल्य टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे भी जुड़े रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।